Welcome to Spectrum e-learning online classes of BSc Maths and Physics. वेलकम स्टूडेंट्स। बीएससी मैथमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्वेचर होता क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हम सब ने इसके बारे में डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को देख रखा है, पढ़ रखा है हमने। तो एक छोटी सी एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो किसी बिंदु पर कोई भी कर्व है, कर्व आपको बहुत सारे कर्व आपने देखे होंगे। हम एक जनरल कर्व लेते हैं f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पर किसी बिंदु पर इस कर्व का जो मुड़ाव है वही इसका कर्वेचर कहलाता है। जैसे कोई कर्व है, ये सपोज ये कोई कर्व है, तो इसके किसी बिंदु पर मान लो यहां पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु पर कर्व का मुड़ाव कितना है, इसे ही हम क्या कहेंगे, उसका कर्वेचर। ठीक है, ये इसकी कर्वेचर कहलाता है। अब इसकी गणितीय भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, या अगर मान लो किसी कर्व का ऐसे कर्वेचर या वक्रता निकालनी हो तो उसका संख्यात्मक मान पता होना चाहिए। किसी बिंदु पर वक्र का मुड़ाव या मोड़ ही उस वक्र की वक्रता कहलाता है। मतलब क्या है, किसी कर्व की जो बेंडिंग है किसी पॉइंट पर, वही उसका क्या कहलाता है, कर्वेचर। अब देखिए, अगर इसको मान लो गणितीय भाषा में देखूं, मैं गणितीय भाषा में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सपोज मेरे पास कोई कर्व है, 2D में देखें अपन, 2D में हम देखते हैं कि मेरे पास कोई कर्व है। जैसे ये मेरे पास कोई कर्व है, इस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एक्स वाई। ये P पॉइंट लिया है मैंने किसी कर्व पर, उस पर मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई, और उससे कुछ दूरी पर मैंने पॉइंट लिया है Q, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए है x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई। अब ऐसा क्यों, आपको डायग्राम में ये बहुत ज्यादा दूर लग रहे हैं, पर मैंने बहुत ही अल्प एक डिस्टेंस ली है, बहुत ही माइनर सी डिस्टेंस ली है, और ये जो डिस्टेंस है मैंने ली है, इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा एस। अब देखो, डायग्राम में मैं आपको बहुत ही छोटी डिस्टेंस बता नहीं सकता, इसलिए मैंने कुछ दूरी पर लिया है। बाकी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q यहां पर मैं साथ में लिखते चलता हूं। माना किसी कर्व, किसी वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स पर बिंदु P एक्स वाई तथा अल्प दूरी पर बिंदु Q एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई लिया, जिनके बीच की दूरी डेल्टा एस है। ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इन दोनों पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो देखिए P व Q पर स्पर्श रेखा खींचकर उस पर, उन स्पर्श रेखाओं पर
अभिलंब का निर्माण करा। मतलब क्या है कि हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की, उन टेंजेंट्स पर हमने P और Q पर ही हमने क्या किया, नॉर्मल एक ड्रॉ किया। तो इस पर अभिलंब मान लो ये है और इस पर अभिलंब ये है, जो बिंदु N पर मिलते हैं। हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किए, जो उन पर हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया, वो बिंदु कहां मिल रहे हैं, N पर। और इससे अभिलंब को आगे बढ़ाते हुए यहां पर कोई पॉइंट मान लिया हमने C। अब देखें, जब इस पॉइंट को मैंने एक कॉमन पॉइंट माना है C, एक आप इस नॉर्मल पे भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर जिस पॉइंट पर, जिस नॉर्मल पर आप पॉइंट C ले रहे हो, उसको स्टेबल रखना है और बाकी जो काम करेंगे वो अन्य नॉर्मल से करेंगे, दूसरे नॉर्मल से करेंगे। तो देखो N पर मिलता है। अब मैं क्या करूं, यदि Q को N की तरफ, Q को P की तरफ बढ़ाऊं, तब मतलब क्या है, Q टेंस टू अगर P होगा, तब डेल S टेंस टू क्या होगा, 0। क्योंकि ये जो अल्प डिस्टेंस है, अगर Q P की तरफ आएगा, मतलब इस डिस्टेंस को मैं कम करता जाऊंगा, तो डेल S तो 0 होगा और Q किस पे आ जाएगा, P पर। तब दोनों अभिलंब एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगे, ओवरलैप करेंगे, अध्यारोपित या ओवरलैप करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, देखें, इस कंडीशन में होगा ये, तब क्या होगा, यहां देखें, जब P और Q दोनों आपस में मिल जाएंगे, तब कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका, कि यहां पर P और Q, तो ये दोनों टेंजेंट तो एक हो गए नॉर्मल, तो यहां पर जो P बिंदु है, वहीं पर P और Q दोनों आ जाएंगे। ये जो नॉर्मल अपन ने ड्रॉ किया था वो ऐसे एज इट इज रहेगा। यहां पर पॉइंट C था। अब देखें, इस प्रकार का यहां पर डायग्राम बनेगा जहां पर ये इसकी टेंजेंट, ठीक है। अब देखें होता क्या है इससे, ऐसा होने पर यहां पर जो C पॉइंट है, इस C पॉइंट को कहेंगे इसका केंद्र, इसका केंद्र कहेंगे। C से P की जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे त्रिज्या। आया समझ? इस त्रिज्या को लेकर बनाया गया जो वृत्त है, तो यहां पर कुछ बिंदु ध्यान में रखने के लिए है, वो लिख रहे हैं। इस स्थिति में बिंदु C वक्रता केंद्र होगा, इस वक्र को लेके कर रहे हैं अपन काम सारा। Q को P पर ओवरलैप कर दिया Q को, तो वहां पर जो एक ही नॉर्मल बचा, उसका जो पॉइंट C लिया था वो उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। CP को त्रिज्या मानकर, CP को त्रिज्या, और इस त्रिज्या से बने वृत्त को इस त्रिज्या से बना वृत्त क्या कहलाएगा, वक्रता वृत्त कहलाता है। सीपी को त्रिज्या की जगह अपन कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और इस त्रिज्या को लेकर बनाया गया वृत्त क्या कहलाता है, उसका वक्रता वृत्त कहलाता है। और 1/CP को क्या कहेंगे,
1/CP को कहेंगे इसकी वक्रता। और इसकी वक्रता त्रिज्या को अपन दर्शाते हैं रो से दर्शाते हैं। तो ये जो 1/CP है वो वक्रता होगी। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि वक्रता इज इक्वल टू 1/रो। ये एक सूत्र आपके सामने आया है जहां पर रो क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या। अब देखिए ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जब प्रश्न करेंगे तो उसमें इन चीजों का यूज होगा। और एक और चीज है लास्ट, बिंदु P से वृत्त पर खींची गई जीवा वक्रता जीवा कहलाती है। वक्रता जीवा कहलाती है। ये 5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि इन चीजों को लेकर हम काम करेंगे। अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि अगर ये वक्रता त्रिज्या है तो इसका गणितीय मान कैसे निकाले अपन। कोई भी वक्र आपको दे रखा है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसकी वक्रता त्रिज्या। देखिए हमने क्या किया था, P और Q जो अल्प मान हमने लिया था उसको एक बार फिर देखें कि क्या किया था हमने। ये हमारे पास कोई कर्व है जहां पर यहां पर बिंदु P है और यहां पर बिंदु Q है, और ये जो डिस्टेंस है वो डेल S है। यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था और एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया था। इन दोनों पर हमने स्पर्श अभिलंब खींचा था जो n पर मिला था। अब देखें ये हमने काम कर दिया था। अब करना क्या है कि ये जो अभिलंब जहां मिल रहे हैं इन दोनों के P और Q पर स्पर्श रेखा और अभिलंब जहां मिलते हैं उस कोण को मैंने मान लिया डेल साई। क्यों? क्योंकि अल्प डिस्टेंस है दोनों के बीच के, तो दोनों के बीच का कोण भी कैसा बनेगा, बहुत ही कम। अब इस चाप को, चाप PQ के बीच का बना कोण जो होगा, इस चाप PQ के सिरों से बना कोण क्या कहलाता है, इस चाप की लंबाई कहलाएगा। तो यहां पर देखें P व Q, यहां लिख दो चाप P व Q, चाप PQ वक्र की वक्रता एवं P व Q के अभिलंबों से बना कोण डेल साई क्या होगा, कोण जो है वह संपूर्ण वक्रता बताएगा। मतलब इस पॉइंट पर कर्व कितना मुड़ रहा है वो इस कोण के द्वारा पता चलेगा। कि मतलब जैसे ये इसको इनिशियल लाइन ले लो, जो यहां पर P है यहां पर N है, इस NP को इनिशियल लाइन लो तो इस NQ ये जो कोण है डेल साई, ये क्या बता रहा है, P से लेके Q की तरफ कर्व का जो चाप है उसको डिफाइन कर रहा है ये। तो यहां पर भी वही काम हो रहा है कि जो डेल साई है वो उस कर्व की संपूर्ण वक्रता को बता रहा है, और जो PQ है चाप वो तो उसका वक्र की वक्रता है ही, पर उसकी संपूर्ण वक्रता किससे डिफाइन करेंगे, डेल साई से। अब अनुपात किसका, इसके बीच के कोण, वो कोण किसकी डिस्टेंस पे बन रहा है, डेल S की। तो डेल साई अपॉन डेल S, ये जो अनुपात है वो किसको डिफाइन कर रहा है, चाप PQ की
औसत वक्रता बताता है। ये जो चाप पी क्यू है उसकी औसत वक्रता किससे बताएंगे? डेल छाई बाय डेल एस से। अब ये तो एक चाप की बात होगी। यदि Q टेंस टू P हो, अगर मान लो Q P की तरफ जाए, जिसमें हम लिमिट लगा दें कि लिमिट Q टेंस टू P है डेल शाई बाय डेल एस, क्या हो जाएगा? डी शाई बाय डी एस। जब भी लिमिट लगती है तो वो पूर्ण अवकलज में बदल जाता है। ये जो डी शाई बाय डी एस आया वो वक्र के बिंदु P पर वक्र की वक्रता कहलाती है। और मैंने आपको बताया था कि वक्र की वक्रता क्या होती है? वक्रता इज इक्वल टू डी शाई बाय डी एस, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? रो इज इक्वल टू 1/, वक्रता यही होती है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/d शाई बाय डी एस, या इसको हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू डी एस बाय डी शाई। ये हमारे पास किसी कर्व की रेडियस ऑफ कर्व, मतलब किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या का मान आया है। एक बार फिर देखें, जो हमने दो पॉइंट लिए थे P और Q, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डेल एस माना है। उन दोनों के ऊपर स्पर्श रेखा खींचकर उनके अभिलंब जहां मिलते हैं उनके बीच का कोण डेल छाई माना है। तो डेल छाई क्या बताता है? उस वक्र की संपूर्ण वक्रता बताता है। और उन दोनों कोण और उन दोनों के बीच की दूरियों का अनुपात जो है, डेल छाई और डेल एस का अनुपात जो है, वह किसको बताता है? तो उसकी पी क्यू की औसत वक्रता को बताता है। अब औसत वक्रता को बताता है मतलब जो लिमिट है Q से बिंदु को शिफ्ट करके जब P की तरफ लाएंगे तब वो बिंदु P पर वक्र की वक्रता कहलाएगा, और उसका अनुपात ये होगा। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? रो इज इक्वल टू 1/, वक्रता होती है, जिसको हम डिफाइन इस प्रकार करते हैं। तो ये होगी किसी कर्व की वक्रता त्रिज्या। अब ये जो समीकरण है वो आपको एस और शाई के पदों में है, मतलब किसी कोण जो डिफाइन है, डिफाइन नहीं है, उस कोण के पदों में है। अगर बाय चांस आपके प्रश्न आता है जिसमें आपको कार्तीय निर्देशन पद्धति में वक्र की वक्रता निकालनी हो, तब क्या करेंगे उसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो देखें, ये तो होगी नेज समीकरण, इसको नेज समीकरण कहते हैं। अगर याद ना रहे तो लिख लो, यहां पर लिख लो नेज समीकरण। नेज समीकरण क्यों? क्योंकि इसका जो कोण है शाई और डिस्टेंस जो एस ले रखी है वो हमने अपनी मर्जी से ले रखी है, अपनी सुविधा से ले रखी है, यहां पर पहले से कोई डिफाइन नहीं है। अब हम डिफाइंड फॉर्म में देखें तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति और प्राचलिक समीकरण के पदों में, इन दो पदों में इसका समीकरण देखते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में देखें तो आप सभी को एक चीज याद होगी कि कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए टेन शाई या टेन थीटा का मान क्या होता है? dy बाय dx। ये होता है, हमें पता है। s के सापेक्ष इसका अवकलन करें, अगर इस
का समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, sec स्क्वायर शाई d शाई बाय ds इज इक्वल टू d2y बाय dx2 इंटू dx बाय ds। ये हमारे पास वैल्यू आई। हमें वैल्यू निकालने किसकी है, ds अपॉन डी शाई की। तो क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी शाई, तो sec स्क्वायर शाई मल्टीप्लाई बाय ds बाय dx अपॉन d2y बाय dx2। ये हमारे पास वैल्यू आई। sec स्क्वायर बिकॉज ये होता है हमें पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ds बाय डी शाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई डिवाइड बाय d2y बाय dx2 और यहां पर ds बाय dx। साथ में ही क्योंकि ds बाय dx क्या होगा, हमने ध्रुवीय समीकरण जब निकाले थे तो उसमें हमने पढ़ा था ds बाय dx होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा पहले, ये हमने पढ़ रखा है। और टेन शाई की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहां से ds बाय डी शाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर अंडर रूट में और डिवाइड बाय d2y बाय dx2। तो ds बाय डी शाई क्या हो गया, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और डिवाइड बाय d2y बाय dx2। ये हमारे पास समीकरण आ गई इसके कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कि अगर मान लो कर्व की समीकरण y इक्वल टू एफ के फॉर्म में दे रखी है तो कैसे करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ds बाय डी शाई इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय y2, जहां y1 इज इक्वल टू dy बाय dx है और y2 इज इक्वल टू d2y बाय dx2। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, कि अगर मान लो समीकरण का मान समीकरण y इक्वल टू एफ के फॉर्म में दे रखी हो और उसका हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तब हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मेथड है जहां पर टेन शाई को हम dy बाई dx लिखते हैं और आपको ये सब प्रोसेस कहीं भी यूज नहीं करना है, आपको सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ds अपॉन डी शाई इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन y2। इस फॉर्मूले में आपको सीधा बस दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है कर्व से और d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यू निकाल के आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लो, आपके पास आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में समीकरण को हल करते हैं। अब इसके बाद प्राचलिक समीकरणों की बात आती है, तो प्राचलिक समीकरणों में हल कैसे करेंगे और दोनों समीकरणों से आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको वक्रता के बारे में बताई गई बातें अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।